अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शराफत राना। दूसरा रुख में नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज हम इस वक्त मीडिया में सबसे ज्यादा उछाले जाने वाले मसला और वफाक पाकिस्तान और सूबा सिंध और सूबा बलूचिस्तान के दरमियान पैदा करदा एक ताज़ा तरीन इख्तलाफ के बारे में अपनी मारूज़ात पेश करेंगे। 5 सितंबर को हुकूमत पाकिस्तान यानी पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत ने सूबाई हुकूमतों की मुशावरत के बगैर एक ऑर्डिनेंस जारी किया जिसके जरिए सूबाई हुकूमतों की मलकियती अराजी जज़ायर की शक्ल में जो समुद्र में बहरा अरब में वाक़या है उसको वफाक की मलकियत बना दिया गया। ये 300 से ज़्यादा जज़ायर हैं जिनकी मलकियत को बावजूद वफाक पाकिस्तान ने अपने कब्जा में लिया है। ख़ुसूसी तौर पर पंजाबी स्कूल्स और कॉलेजेस में या कराची में पढ़ने वाले तालीम याफ्ता लोगों का एक मखमसा है, एक प्रॉब्लम है कि उन्हें वफाक पाकिस्तान की समझ नहीं आती। उन्हें करारदाद पाकिस्तान रेजोल्यूशन रट्टू तोते की तरह बचपन में पढ़ाया गया और आगे गुजर गए। उसे किसी ने दुरुस्त अंदाज में समझने का फहम नहीं दिया। इस वजह से जब वो आला तरीन मनासिब पर पहुंच जाते हैं तो वो उन बारीकियों का ख्याल नहीं रख सकते जो पाकिस्तान के एक वफाकी या यूनिटरी वहदानी या वफाकी तर्ज हुकूमत में फर्क की वजह से सामने आती हैं। सबसे पहले एक बात को समझ लें कि लैंड जमीन ये सूबों की मलकियत है। पाकिस्तान के पास अपनी कोई जमीन नहीं है। पाकिस्तान ने 1947 में सिंध से कराची को मुस्तार लेकर कैपिटल बनाया था और उसे वफाकी इलाका करार दिया गया था। उसके बाद पाकिस्तान ने पंजाब से लैंड हासिल की और इस्लामाबाद कायम किया। इसी तरह कुछ इलाके बराह रास्त वफाक कंट्रोल करता था जिन्हें फाटा और एजेंसीज कहते थे। वो मामला बहरहाल अब खत्म हो चुका है। तो अर्ज करता हूं कि पाकिस्तान एक 4 कौमी वफाक है। आज तक चारों सूबाई हुकूमतें पाकिस्तान का जुज़्व हैं। सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत के दरमियान ताल्लुकात के तय करने के तरीका को आइन में बयान किया गया है। जब भी किसी वफाकी हुकूमत को किसी सूबाई हुकूमत के साथ लैंड की जरूरत हो, जमीन या अराजी की जरूरत पेश आए तो इसके लिए एक बाकायदा प्रोसीजर कानून में, ज़ाब्ते में, आइन में दिया गया है। पाकिस्तान की तारीख में शायद ये पहली बार ऐसा हुआ है कि सूबाई हुकूमतों को बताए बगैर एक ऑर्डिनेंस, याद रहे कि 18वीं तरमीम के बाद ऑर्डिनेंस जारी करना सदर मुमलिकत का बाएं हाथ का खेल नहीं है, बेलगाम इख्तियार नहीं है। वफाकी हुकूमत के पास बहुत महदूद इख्तियारात हैं और ऑर्डिनेंस उस वक्त जारी किया जाएगा जब असेंबली का इजलास बुलवाना बावजूद मुमकिन ना हो और असेंबली का सेशन ना हो। और इसी तरह जब ऑर्डिनेंस पास किया जाएगा तो 18वीं तरमीम के बाद उसकी कुल ताकत, अहमियत या इख्तियार 3 महीने की है कि 90 दिन के अंदर अंदर उसे असेंबली से मंजूर करवाना है। और लैंड की एक्वायर करने की सूरत में आपको सूबाई असेंबली से भी मंजूरी लेना है, कौमी असेंबली से भी मंजूरी लेना है। बहरहाल ये ऑर्डिनेंस जारी किया गया। इसकी बैकग्राउंड समझने की कोशिश करें। मौजूदा हुकूमत जिस दिन से वजूद में आई है वो अपने एसेट्स को, पाकिस्तान की जमीन को, पाकिस्तान की फजा को, पाकिस्तान के फजाई रास्तों को, हर चीज को नीलामी की बोली पर लगाए हुए है। और मौजूदा हुकूमत इस तरह फ्रस्ट्रेटेड है, वो चाहती है कि पाकिस्तान का सब कुछ बेचकर आज का दिन गुजारा जाए। ये बात उनकी समझ में नहीं आती कि जब आप अपने एसेट्स को बेच दोगे तो कल और परसों के लिए क्या प्लानिंग की जाएगी। आज तक वफाकी हुकूमत और मौजूदा सिलेक्टेड हुकूमत ने वफाक पाकिस्तान के अखराजात पूरे करने के लिए 2 तरीके इस्तेमाल किए हैं। पहले तरीका में वो भीख मांगते हैं, कर्ज लेते हैं और बेपनाह कर्ज लिए गए हैं। और दूसरे तरीके में वो पाकिस्तान के एसेट्स को, पाकिस्तान के असासाजात को बेचने की बात करते हैं। लाहौर शहर इस वक्त 40 मुरब्बा किलोमीटर के करीब एरिया में कायम है। उन्होंने लाहौर के मजीद 80 किलोमीटर के इलाका के प्लाट बनाकर बेचने की मंसूबाबंदी कर रखी है और उनका ख्याल है कि यहां से अरब डॉलर उनके पास आ जाएंगे जिससे वो अपनी बकाया मुद्दत पूरी कर लेंगे। अब जब ये प्लानिंग उनकी नाकाम होती दिखाई दी और लाहौर के शायद प्रोजेक्ट में इस कदर इन्वेस्टमेंट की, आमदनी की तवक्को पैदा न हुई तो अब वो कराची या सिंध और बलूचिस्तान के 300 जज़ायर को हाउसिंग के लिए बेचना चाहते हैं। ये सब तसव्वुराती दुनिया में रहने वाले लोग हैं। मोहतरम वजीर आज़म को तसव्वुर ही नहीं है कि लैंड कहां पर बिकती है, आबादी कहां पर आती है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहां पर आती है। इतना बड़ा पाकिस्तान आपके पास मौजूद है, शुमाली इलाका जात में दुनिया की खूबसूरत तरीन ब्यूटी मौजूद है, लेकिन आपके पास होटल इंडस्ट्री नहीं है, आपके पास इन्वेस्टर नहीं है। तो आप किस तरह से तवक्को करते हैं कि आप दुबई के मुकाबला में किसी जजीरा में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बना देंगे? आपको पाकिस्तान के ना दुरुस्त
पोटेंशियल की बाबत मालूमात हैं और न पाकिस्तान के मसाइल की बाबत मालूमात हैं। सबसे पहले तो हम इसकी आईनी हैसियत पर गौर करते हैं। यह बात तयशुदा है, यकीनी है कि सूबाई हुकूमत की मर्जी के बगैर 1 इंच लैंड भी विफाक अपने कब्जा में नहीं ले सकता, और ये एक गलत पैगाम है, गलत तरीकाकार से किया गया है और इसका इंजाम कोई अच्छा होता नजर नहीं आ रहा। दूसरी बात मैं ये अर्ज करता हूं कि जब आप इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी का ऐलान करते हैं तो यकीनी तौर पर आप फॉरेन इन्वेस्टर को या ऐसे लोगों को जो पाकिस्तानी है लेकिन बैरून मुल्क मुकीम है, उनसे पैसा की तवक्को करते हैं कि वो यहां पर इन्वेस्टमेंट करेंगे। क्या मोहतरम इमरान खान 22 साल जमहूरी जद्दोजहद जिसे वो दावा करते हैं और 2 साल हुकूमत के बाद भी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज या इन्वेस्टर के इंटरेस्ट न होने की वजूहात नहीं जान पाए हैं? पाकिस्तान में लोग पैसा इसलिए खर्च नहीं करते हैं, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं आ रही कि पाकिस्तान टेररिज्म को एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क है। पाकिस्तान का कोई शहर महफूज नहीं है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसियों पर पूरी दुनिया को तहफ़्फ़ुज़ात हैं और पूरी दुनिया में मुख्तलिफ तरह के मामलात पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसियों को गलत और बुरे लफ्जों में कहूं तो लगाम डालने के लिए या उन्हें कंट्रोल करने की जद्दोजहद की जा रही है। इन हालात में आप कैसे कैसे ख्वाब देख रहे हैं? दुबई इसलिए जदीद तरीन शहर बन गया, बगैर वसाइल के बन गया कि उन्होंने दुबई में लॉ एंड ऑर्डर का मॉडल पैटर्न दिखाया। आपके पास कराची शहर है, उसे आप संभालने के लायक इस्तेदाद पैदा नहीं कर सके। कराची शहर में 30 साल से आपने रेंजर्स और फौज को बिठाया हुआ है, उसके बावजूद लॉ एंड ऑर्डर पर आपकी कंट्रोल 5% तक नहीं है। कराची में मसाइल है, लाहौर में मसाइल है, पूरे पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी के इतने संजीदा इश्यूज हैं। इन इश्यूज की मौजूदगी में आप एक जजीरा नहीं, आप 10,000 नई अपॉर्चुनिटीज खोले। आप लैंड को ऑक्शन करने के लिए फ्रस्ट्रेटेड होते रहे, आप पागलों की तरह, दीवानों की तरह फिरते रहे, लेकिन दुनिया पागल नहीं है। दुनिया अमन और अमान की तरफ आती है। दुनिया ऐसी जगहों पे अपॉर्चुनिटी तलाश करती है जहां पे आप लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल में रखते हैं, जहां पर आप फॉरेन इन्वेस्टर के मुनाफा की गारंटी देते हैं कि वो मुनाफा को सेफ तरीके से बाहर ले जाएगा। आपने गुज़िश्ता 30 साल में फॉरेन इन्वेस्टर किसी भी मद में अगर पाकिस्तान आया तो उसके साथ क्या किया है? आपने सीपैक जैसे बड़े प्रोजेक्ट को बर्बाद कर दिया है। आप दुनिया में आने वाली इन्वेस्टमेंट को, बैरूनी इन्वेस्टमेंट को आप करप्शन कहते रहे। आप उसके खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा में और गैर मुमालिक में जाकर तकारीर करते रहे। अब आप तवक्को करते हैं कि दुनिया सिर्फ और सिर्फ आपके खूबसूरत जज़ायर की खातिर दौड़ी चली आए। मोहतरम वज़ीर आज़म, ऐसा नहीं होता है। अब मैं इस आईनी तनाज़ा की बाबत आता हूं जो सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत के माबैन पैदा हुआ है। मैंने अर्ज किया कि बहुत सी कमेटियां बनाई गई हैं, इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन काउंसिल है और दीगर इदारे आइन के अंदर तय किए गए हैं कि जब एक सूबा के साथ वफाकी हुकूमत को मामला करना है तो उसके अरकान कौन कौन होंगे और कौन बैठकर ये डिसाइड करेगा। जब सिंध हुकूमत की जानिब से एहतजाज किया गया कि आपने हमें एतमाद में लिए बगैर डाका जनी की है और सिंध और बलूचिस्तान की लैंड को आप बगैर किसी कानूनी इख्तियार के ऑर्डिनेंस के रूप में आप खसूटना चाहते हो, तो वफाकी हुकूमत की जानिब से एक लेटर पेश किया गया जिसमें दिखाया गया कि वफाकी हुकूमत ने कराची में 2 दरिया के पास एक जजीरा है बंडल, जजीरा बंडल के ऊपर अरसा दराज से नेवी की तनसीबात हैं। तो वफाकी हुकूमत की जानिब से एक लेटर पेश किया गया कि सिंध हुकूमत ने ये तामीरात यहां पर कायम करने की इजाजत दी हुई है। वफाकी वजीर के लेवल के लोग झूठ बोलते हैं, गलत बयानी करते हैं, अफसोसनाक रवैया है। मालूम नहीं कि ये वफाक के साथ और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के साथ क्या खिलवाड़ करने चले हैं। मैं अर्ज करता हूं कि वो लेटर इस सिलसिले में था कि वफाकी हुकूमत ने नेवी की कुछ तनसीबात कायम करने के लिए सिंध हुकूमत से इजाजत मांगी थी और पाकिस्तानी फौज के लिए, पाकिस्तान की दिफाई जरूरियात के लिए सिंध हुकूमत ने उन्हें वहां पर लोकल लोगों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने के साथ साथ वो तनसीबात कायम करने या वो तामीरात कायम करने की इजाजत दे दी थी। अब इस लेटर से ये कैसे साबित हो गया कि ये जजीरा वफाकी हुकूमत को दे दिया गया है? और फर्ज करें कि अगर बंडल जजीरे की बात है कि वो वफाकी हुकूमत को सरेंडर किया जा चुका है, तो ऑर्डिनेंस में तो आपने 300 से ज्यादा जजायर छीने हैं। इस ऑर्डिनेंस का ना कोई जवाब है, ना इसकी कोई अखलाकी हैसियत है। पाकिस्तान की तारीख में यूं तो बहुत से मार्शल लॉ भी लगे, पाकिस्तान की तारीख में बहुत से यूजरपर आए, गासिब आए, ज़ियाउल हक जैसा शख्स आया, अयूब खान जैसा शख्स आया, मुख्तलिफ तरह के तजुर्बात किए गए। वफाकी रियासत के बुनियादी तस्वुरात को तबाह किया गया, 1 यूनिट कायम किया गया, सूबाई हैसियत करारदाद से पाकिस्तान के मुतसादम जाकर आपने सूबों के हकूक को गसब किया। लेकिन जो मौजूदा लहर आई है ये नाकाबिले बयान और नाकाबिले तस्वुर है।
देखिए, आज से 50 साल पहले अवाम को अपने हकूक की बाबत अंदाजा नहीं था और बाएं नहीं, पूरी दुनिया की नजर आप पर नहीं थी। आज आप खसूसी तौर पर पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत और पाकिस्तान के मुक्तदिर इदारों पर पूरी दुनिया की नजर है। मैं समझता हूं कि ऐसे माहौल में जब आपका वफाक बजाते खुद आपकी हरकतों की वजह से, आपकी मुख्तलिफ नकारा और फरसुदा पॉलिसियों की वजह से आपका वजूद खतरा में है, आप इस तरह के काम कैसे आजादी से कर सकते हैं? फर्ज करें कि किसी भी प्रोजेक्ट के लिए आपको जजायर का रकबा दरकार था, तो ये आखिर क्यों नहीं मुमकिन हो सका कि वजीर आजम पाकिस्तान उन इदारों का इजलास बुलाते जिनमें सूबाई ओहदेदार और सूबों की मुशावरत मौजूद होती और मिलजुल कर ऐसा कोई लाया अमल कायम किया जाता, ऐसा कोई तरीकाकार इख्तियार किया जाता कि सूबाई हुकूमतों को या सूबाई असम्बलियों को इस पर एहतजाज करने की नौबत ना आती। आप यकीन करें कि विफाक का तर्ज अमल आज 70-73 साल गुजरने के बावजूद, सूबों की जानिब 18वीं तरमीम की मंजूरी के बावजूद दुरुस्त रवैया और सियासी रवैया नहीं है। आप अपने आप को गासिब समझते हो, आप पाकिस्तान को एक ऐसा मुल्क समझते हो जिसे आपने जबर की ताकत से कब्जा किया हुआ है, तो यह बात गलत है। पाकिस्तान किसी फौजी कब्जा की सूरत में वजूद में नहीं आया था, बल्कि पाकिस्तान एक जमहूरी और आईनी पार्लिमानी जरिए से वजूद में आया था। पाकिस्तान ने अंग्रेज के खिलाफ अपने हकूक की जद्दोजहद की थी और असम्बलियों और कानून साज इदारों में यह जद्दोजहद लड़ी गई थी। आज भी पाकिस्तान का मुस्तकबिल जमहूरी पार्लिमानी तरीका से है, डायलॉग के जरिए है। विफाकी हुकूमत को किसी भी सूरत अपने आप को मुगल बादशाह नहीं समझना चाहिए और विफाकी हुकूमत को इन तमाम इश्यूज पर सूबाई हुकूमतों के साथ मुशावरत के बाद अपनी पॉलिसी बनानी चाहिए। इस आईनी तराजा के साथ मैं आखिर में अर्ज करता हूं, और इससे पहले मैं कंस्ट्रक्शन के मौजू पर वजीर आजम के खाम तसव्वुरात की बाबत एक खसूसी वीडियो कर चुका हूं, जिसका लिंक आपको नजर आ रहा होगा कि वजीर आजम पाकिस्तान को किसी बच्चे ने यह समझा दिया है कि अगर 23 लाख मकान सालाना बनाने शुरू कर दिए जाएं तो इससे 600 इंडस्ट्रीज चल पड़ती हैं। मोहतरम वजीर आजम, बुनियादी सवाल यह होता है, मसला यह नहीं कि आपके पास मकान बनाने की सलाहियत नहीं, प्लॉट बनाने की सलाहियत नहीं, आपके पास जमीन नहीं। मसला यह है कि उन मकानों के खरीदार आप पैदा नहीं कर रहे हो। जब से आपकी हुकूमत आई है, बल्कि गुज़िश्ता 7 साल से पाकिस्तान की माइशत सुकड़ती जा रही है, लोगों के जराए आमदनी कम होते जा रहे हैं, लोगों का रोजगार खत्म हो रहा है, नौकरियां खत्म हो रही हैं। जब तक आप लोगों को अर्निंग के लायक एटमॉस्फेयर माहौल नहीं देते, लोगों के कारोबार में बढ़ोतरी नहीं करते, आप ज़री और सनती पैदावार में इजाफा नहीं करते, आप अपनी एक्सपोर्ट्स में इजाफा नहीं करते, तो आप 23 लाख मकान बनाने के बाद उनका कस्टमर कहां से ढूंढोगे? आप यकीन करें कि यह इतना बचगाना तस्वर है कि दोनों रेफरेंस से सिक्योरिटी की सूरत-ए-हाल को दुरुस्त किए बगैर पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट का आना नामुमकिन है। जब तक पाकिस्तान पराई जंगों से, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से और अपने मुल्क में जंग करने वाले मिलिशिया और जत्थों की सरपरस्ती करता रहेगा, उस वक्त तक आप यकीन कर लें कि कोई गैर मुल्की सरमाया पाकिस्तान में आने वाला नहीं है। और पाकिस्तानी अवाम के पास मकान खरीदने की, रिहाइश खरीदने की, प्लाजा बनाने की इस्तेदाद ही आपने छीन ली है। तो जब आप इन्वेस्टमेंट कर देंगे, जब आप लाखों की तादाद में मकान बनाकर खड़े कर देंगे और उन मकानों का ग्राहक नहीं मिलेगा, तो 2008 वाली कैफियत जो अमेरिका में आई थी, अमेरिका जैसा बड़ा मुल्क कंस्ट्रक्शन में एक खास शरह से ज्यादा इन्वेस्टमेंट को बर्दाश्त नहीं कर पाया था और उसकी इकोनॉमी कोलैप्स कर गई थी। उस वक्त अगर चीन जैसी प्रोडक्टिव रियासत, अब फिर समझे कि चीन की रियासत की दारोमदार या उसकी माइशत पैदावार पर है, वो अपनी इस्तेदाद से बहुत ज्यादा पैदावार करके एक्सपोर्ट करते हैं और डॉलर कमाते हैं, इसलिए वो पूरी दुनिया की मदद कर सकते हैं। अमेरिका ने अपनी एक्सपोर्ट्स को कम किया, अमेरिका ने अपनी पैदावार को कम किया और हाउसिंग सेक्टर पर एक खास मिकदार से ज्यादा इन्वेस्टमेंट की, तो 2008 में अमेरिकी माइशत कोलैप्स कर गई थी। तो मोहतरम वजीर आजम और मुल्क के पॉलिसी साज लोगों को इस बात को समझना है कि आप जजायर पर कब्जा करके वहां पर प्लाजे और दुबई की तरह के शहर बनाने के तस्वुरात बचगाना तस्वुरात हैं, इन पर जरा गौर कर लें। और असल वजूहात, अगर आप पाकिस्तान में कानून नाफिज करने का दुरुस्त अरेंजमेंट कर दें, पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसी से अपने कंट्रोल कर लें और पाकिस्तान में गैर कानूनी दहशतगर्द जत्थे और मिलिशिया की सरपरस्ती को खत्म कर दें, तो यकीन करें कि फॉरेन इन्वेस्टर आपके कराची को दुबई से कहीं ज्यादा उठाकर तरक्की देगा। आपको नित नए मुकाम ढूंढना और नित नई जगहों पर आपको ऑक्शन लगाना, सेल करना, ये इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और अजीब बात है कि आप
जमीन, जायदाद और एसेट्स को उस वक्त सेल करते हैं जब मार्केट में उनकी बुलंद तरीन कीमत दस्तयाब हो। आज पाकिस्तान की मार्केट में प्रॉपर्टी की कीमत तो पहले से गिरी हुई है। आज पाकिस्तान में इन्वेस्टर तो पहले से दिलचस्पी नहीं रखता। लिहाजा मैं अर्ज करता हूं कि ये सब प्रोजेक्ट तस्वुराती तौर पर बहुत खूबसूरत हो सकते हैं, लेकिन इनकी एक्चुअल कॉस्ट के बराबर इन्वेस्टमेंट बाहर से लाने की हरगिज गारंटी नहीं है। पहले आप पाकिस्तान को दुरुस्त करो, पाकिस्तान की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को दुरुस्त करो, पाकिस्तान में कानून नाफिज करने वाले इदारों को दुरुस्त करो, पाकिस्तान की अदालतों को दुरुस्त करो। जब आप पाकिस्तान के अदालती निजाम को दुरुस्त कर लोगे, पाकिस्तान में अमन और अमान की कैफियत पर काबू पा लोगे, तो आपको ये सब नौटंकियां करने की जरूरत नहीं पेश आएगी। पाकिस्तान में इतना पोटेंशियल मौजूद है कि पाकिस्तानी अवाम अज खुद पाकिस्तान को दुनिया का एक जदीद और तरक्की याफ्ता मुल्क बना दें। अब फिर मौजू को मुख्तसरन समराइज करता हूं कि वफाक पाकिस्तान ने सिंध और बलोचिस्तान की सूबाई हुकूमतों के इख्तियारात के साथ एक डकैती की है, एक गैर कानूनी अमल किया है। आइन और कानून इसकी हरगिज इजाजत नहीं देता, और आइन और कानून में ऐसे मामलात के लिए जो तरीकाकार लिखा गया है उसको वायलेट किया है। हुकूमत पाकिस्तान ने यह जानते हुए कि सूबाई असम्बलियों या वफाकी असम्बलियों से, कौमी असम्बली से, सेनेट से इस तरह की डकैती की मंजूरी नहीं मिलेगी, इसके लिए ऑर्डिनेंस जारी किया है। अब ऑर्डिनेंस का तसव्वुर कर लें कि 18वीं तरमीम के बाद आपका ऑर्डिनेंस 3 महीने की मयाद के लिए है। आप तसव्वुर करते हैं कि आप किसी जजीरे की जमीन को ऑक्शन करेंगे और कोई इन्वेस्टर ये जानते हुए कि 3 महीने के बाद आपकी अथॉरिटी सीज कर जाएगी, खत्म हो जाएगी और आपके ओनरशिप और टाइटल खत्म हो जाएगा, वो यहां पर क्यों इन्वेस्ट करेगा? खुदा की पनाह, बच्चों की तरह के तस्वुरात से निकलकर आप संजीदा किस्म की मुशावरत और बामानी पार्लिमानी डायलॉग के अंदर आएं ताकि मुल्क का कुछ भला हो सके। इस मौजू पर आज के लिए इसी कदर। यूट्यूब चैनल दूसरा रुख को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। आज के लिए इसी कदर। खुदा हाफिज।